बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ अपनी क्लास का नालायक तरीन स्टूडेंट था, जिसका सब लोग मजाक उड़ाते थे। तालिब इल्म टीचर्स दोनों उसको खूब जलील करते थे, मगर वो खामोश रहता। मैट्रिक में जब अशरफ ने क्लास में सबसे आखिरी पोजीशन हासिल की, तब स्कूल के प्रिंसिपल ने अशरफ के बाप को स्कूल में बुलाया और कहा कि आपका बेटा कौन सहन है और हमारे इदारे के लिए शर्मिंदगी का बहस है, लिहाजा हम अपने इदारे से आपके बेटे का नाम खारिज करते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट पढ़ा करते हैं जो आने वाले दिनों में मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं, और इस इदारे का नाम भी रोशन होता है। मगर आपके बेटे में इस तरह की कोई खूबी नहीं पाई जाती। ये सुनकर अशरफ की आंखों में आंसू जारी हो गए। वो अपने बाप के साथ इस इदारे से वापस जाने लगा। जाते वक्त उसने प्रिंसिपल साहब से कहा कि एक दिन ज़रूर आएगा जब आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, लेकिन शायद उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं होगा। ये सुनकर प्रिंसिपल मुस्कराया और अशरफ पर तंज करते हुए कहा कि जाओ शहर की गंदी नालियाँ साफ़ करो, जो कि तुम्हारा हकीकी काम है। तुम्हारा म्यार नहीं कि इस इदारे में तालीम हासिल कर सको। अशरफ ने प्रिंसिपल की इस बात को काफ़ी संजीदा ले लिया और स्कूल से खारिज होने के बाद सबसे पहले अशरफ ने शहर की सबसे बड़ी और गंदी नाली साफ़ की, और फिर इसके बाद अशरफ ज़िला नवाब शाह के एक गांव में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम गांव के एक प्राइमरी स्कूल से हासिल कर रहा था। पढ़ाई में चूँकि वो काफ़ी बेहतर था, लिहाजा उसके बाप ने उसकी पढ़ाई पर काफ़ी तवज्जो दी। इसका बाप, जिसका नाम ग़ुलाम रसूल था, डाकिया था। नवाब शाह डाक खाने से मुख्तलिफ लोगों के खतूत और कागजात मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाता था। ग़ुलाम रसूल की नस्लें पिछले कई अरसे से एक वडेरे की ग़ुलामी कर रही थीं, हत्ता कि इस वडेरे के कहने पर ग़ुलाम रसूल ने अपनी ज़मीन भी छोड़ दी और इसकी ज़मीन में काम करने लगा। ग़ुलाम रसूल की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह उसका बेटा पढ़ लिख जाए और नस्ल दर नस्ल ये जो ग़ुलामी उनके ख़ानदान में चली आ रही है, उसके बेटे को वडेरे के ग़ुलामी से निजात मिल जाए। अशरफ अभी 5वीं जमात में था जब गांव में यह बात मशहूर होने लगी कि अशरफ बहुत ज़हीन लड़का है, ये बहुत आगे जाएगा। ग़ुलाम रसूल बेटे की इस काबिलियत से काफ़ी मुतासर हुआ, दिल ही दिल में काफ़ी खुश हुआ। लेकिन गाँव का वडेरा जो किसी सूरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि गांव के गरीब लोग पढ़ लिख जाएं। एक दिन उस वडेरे ने ग़ुलाम रसूल को अपनी हवेली में बुलाया और उससे कहा कि अशरफ काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसको भी अपने साथ काम पर लाया करो ताकि शुरू से वो काम सीख सके। यही उम्र है सीखने की, लिहाजा कल से उसे अपने साथ मेरी हवेली लाया करो। ये सुनकर ग़ुलाम रसूल काफ़ी हैरान हुआ। दिल में सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं अपने बेटे को अभी से उनकी ग़ुलामी पर लगा दूँ। उसने वडेरे से कहा, सही ठीक है, कल से मेरा बेटा मेरे साथ आएगा। लेकिन फिर वो ना आया। बार बार वो उससे पूछता था कि आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। ग़ुलाम रसूल हीले बहाने करने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो अभी छोटा है। उसे कायल करते हुए ये बात बताने लगा कि वो अभी नहीं आ रहा, अभी बच्चा है, जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो मैं अपने साथ उसे भी लाऊंगा। मगर वडेरा किसी सूरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो ग़ुलाम रसूल से कहने लगा, कोई बात नहीं, मेरे आदमी ख़ुद तुम्हारे बेटे को यहाँ लेकर आएंगे। शुरू में थोड़ा खौफ महसूस करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे आदत हो जाएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ग़ुलाम रसूल दिल ही दिल में काफ़ी परेशान होने लगा। दिल में यही सोचने लगा कि उसकी ग़ुलामी का जाल कब टूटेगा, अब हम लोग आज़ाद होंगे। हम तो आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेना चाहते हैं। खैर, वो इस वडेरे की मिन्नतें करता रहा कि वो बच्चा है, मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा मैं उसे अपने साथ ले आऊँगा। मगर उसने ग़ुलाम रसूल की एक बात भी ना सुनी। ग़ुलाम रसूल चूँकि कुछ पढ़ा लिखा था, लिहाजा वो वडेरे की मुंशीगिरी करता था, ज़मीनों का हिसाब किताब और इसी तरह के अखराजात वगैरह वडेरे को बताता था। एक दिन वो वडेरे को कुछ ज़मीनों का हिसाब दे रहा था कि उसने देखा कि वडेरे के कुछ आदमी उसके बेटे को कंधे पर उठा कर ले आ रहे हैं। वो बेचारा रो रहा था, लेकिन वो अशरफ की बात नहीं सुन रहे थे और वो उठाते हुए अशरफ को वडेरे के कदमों में लाए और फिर कहने लगे, इसके पाँव को छूना। ग़ुलाम रसूल से यह लम्हा बर्दाश्त ना हुआ। वो बच्चा था, अपने बाप को देखते ही अपने बाप से लिपट गया।
फिर ज़ारो कतार रोने लगा। ग़ुलाम रसूल ने वडेरे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि ये अभी बच्चा है, इसकी आप किसी बात का बुरा ना मनाएं, बड़ा होगा तो सब समझ आ जाएगा कि हम तो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम हैं आप लोगों के सामने। ये सुनकर वडेरा मुस्कराने लगा और कहा, कल से ये बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, इसको अपने साथ लाना। बस इस बात ने ग़ुलाम रसूल को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज रात वो अपने घर में था। बीवी ने जब उसके सामने खाना पेश किया तो खाना तो उसके सामने था, लेकिन वो गहरी सोचों में गुम था। बीवी इससे बार बार यही पूछ रही थी कि क्या हुआ है ग़ुलाम रसूल, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। ग़ुलाम रसूल ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें अपना ये आबाई गांव कितना प्यारा है। वो कहने लगी, ये भी क्या पूछने वाली बात है, ये अजीब सवाल किया है आपने। हर किसी को अपना इलाका प्यारा होता है, अपना आबाई गांव जहां इंसान अपना बचपन गुजारता है और बड़ा होता है। ग़ुलाम रसूल ने बीवी से कहा कि अगर किसी वजह से तुम्हें अपना ये वतन छोड़ना पड़े तो। अशरफ की ये बात सुनकर बीवी थोड़ी सी परेशान हुई और फिर अपने शौहर से कहने लगी कि आप खुलकर बात करें, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कौन अपना आबाई वतन छोड़कर कहीं जाएगा और हम क्यों जाएंगे। ग़ुलाम रसूल ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बात गौर से सुनो और इस राज को राज ही रखना। हम ये गांव छोड़कर जाने वाले हैं, वो भी आधी रात को, और किसी को ये बात बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी यहाँ थोड़ी ज़मीनें हैं, पहले मैं बड़ी ही ज़ारदारी से इन ज़मीनों का सौदा तय कर लूँ, उनको फ़रोख्त कर लूँ, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। देखो मेरे बेटे की तरफ गौर से देखो, कितना मासूम है ये, पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा है। ग़ुलामी की ये जंजीरें जो हमारे ख़ानदान ने पिछले कई सालों से पहनी हैं, मैं इन जंजीरों को तोड़ना चाहता हूँ। अपने बेटे को किसी सूरत इन वडेरों की ग़ुलामी में नहीं देखना चाहता, मगर यहाँ रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। शौहर की ये बात सुनकर उसकी बीवी रोने लगी। कहा, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं, ना ही कोई रिश्तेदार है, हम कहाँ जाएंगे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं जो भी है हमारा इस गांव में ही है। ग़ुलाम रसूल ने अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, कराची में मेरा एक बचपन का दोस्त है, मैं कुछ दिन उसके साथ रहूँगा, फिर हम अपना ज़ाती घर ख़रीद लेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ग़ुलाम रसूल ने अपनी ज़मीनों का एक आदमी से सौदा तय किया और उसे मना किया कि वडेरे को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी ज़मीनें फ़रोख्त की हैं। 20 लाख में उसने अपनी ज़मीनें फ़रोख्त की और अब ग़ुलाम रसूल अच्छे मौके की तलाश में था कि किसी रात वो फैमिली को लेकर कराची की तरफ रवाना हो जाए। उसका दोस्त अयूब जो कि उसके साथ कभी डाकिए की जॉब करता था और कराची में शिफ्ट हो चुका था, वो अपने दोस्त के पास जा रहा था। यह आधी रात का वक्त था जब ग़ुलाम रसूल अपनी बीवी बच्चे को लेकर स्टेशन पर पहुंचा और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो एक ऐसे सफ़र पर था जो शायद आसान नहीं था, लेकिन चूँकि अभी तक वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और उसे इस बात का भी ख़दशा था कि वडेरे के आदमी किसी तरह अगर स्टेशन पर आ गए तो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ग़ुलाम रसूल की बीवी दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, ये सफ़र आखिरियत से गुजरे और अल्लाह हमें इस वडेरे के शर से महफूज रखे। अल्लाह अल्लाह करके ट्रेन आई तो ग़ुलाम रसूल की सांसें बहाल होने लगी। अब उसे महसूस होने लगा कि वो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले सकता है, उसकी औलाद अब किसी की ग़ुलामी नहीं करेगी। एक दिन के सफ़र के बाद वो कराची पहुंचा तो अयूब ने उसे खुशामदीद कहा। ग़ुलाम रसूल बार बार अपने दोस्त से यही कह रहा था कि मैं किराए का मकान तलाश कर रहा हूँ, बस कुछ दिन आपको आपके घर में तकलीफ़ दूँगा और आपको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और क्यों मुझे ऐसी बातें करके शर्मिंदा कर रहे हो। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि तुमने मेरी किस तरह मदद की, हर मुश्किल में तूने मेरा साथ दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान आखिर कैसे फरामोश कर सकता हूँ। मेरी बीवी का ऑपरेशन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, उस वक्त भी तुमने मेरी मदद की और जिस घर में मैं रह रहा हूँ इसको ख़रीदने के लिए भी मुझे मज़ीद पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि पैसे कम थे। इस मौका पर भी तूने मेरी मदद की और अब ऐसी बातें कर रहे हो, इसे अपना घर ही समझो और दोबारा ऐसी बात मत करना। कुछ दिनों बाद एक किराए का मकान तलाश कर लिया गया, लेकिन ग़ुलाम रसूल का यह इरादा था कि वो हमेशा कराची में रहेगा, अपना ज़ाती घर ख़रीदेगा। गांव से ज़मीनें जो उसने फ़रोख्त की थी उसके पास वो पैसा मौजूद था
और इसका इरादा था कि एक अच्छी लोकेशन पर कोई घर ख़रीद लेगा। वो अपने बेटे की पढ़ाई किसी सूरत डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लिहाजा बेटे के लिए एक अच्छा सा इदारा तलाश करने लगा जहां उसे दाखिल करवाए। अयूब के मशवरे पर ही उसने अपने बेटे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाया। अशरफ को स्कूल में दाखिल किया गया, मगर स्कूल में तालीम हासिल करना अशरफ के लिए इतना आसान नहीं था। वो तो इस स्कूल में अजनबी सा लड़का था, सारे बच्चे शहरी माहौल में पढ़ते थे। अशरफ इन बच्चों से हिचकिचाता था। वो क्लास में पढ़ता तो था लेकिन किसी से बात नहीं करता था। ब्रेक टाइम में अक्सर अकेला घूमता। क्लास टीचर ने ये बात नोट की थी कि अशरफ की हिचकिचाहट किसी सूरत काम नहीं हो रही। उन्होंने अशरफ को एतमाद में लाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे। इसकी वजह ये थी कि शायद अशरफ एक नया माहौल में आया था, एक ऐसा माहौल जहाँ पर एडजस्ट होने के लिए उसे थोड़ा सा मज़ीद वक्त दरकार था। क्लास के बच्चे उसे पेंडू कहकर पुकारते थे, वो उसके हुलिया का मजाक उड़ाते थे, मगर अशरफ बिल्कुल ऐसा नहीं था कि किसी को नफ़रत अंगेज़ जवाब देता। वो हमेशा अपने काम से काम रखता। वो बच्चा जो अपने आबाई गांव में पहली पोजीशन ले रहा था और उधर बड़ी नुमाया पोजीशन हासिल कर रहा था, लेकिन इधर वो हमेशा आखिरी पोजीशन हासिल करता। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल हमेशा उसे नफ़रत अंगेज़ नज़रों से देखते थे। प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स मीटिंग करवाता और ये जानने की कोशिश की अशरफ की तालीम में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, मगर टीचर उल्टा प्रिंसिपल से यही कहते कि हमारी बेहतरीन कोशिश के बावजूद अशरफ में बेहतरी ना आ सकी और अगर ये बच्चा इसी तरह परफॉर्म करता रहा तो हमारे इदारे के लिए ये बेहतर नहीं होगा। मैट्रिक में जब अशरफ ने आखिरी पोजीशन हासिल की तो प्रिंसिपल साहब ने ग़ुलाम रसूल को स्कूल में दावत दी। ग़ुलाम रसूल के दिल में शक पैदा हुआ कि यह दावत ऐसे तो नहीं है, कोई ना कोई अनहोनी ज़रूर हुई है। वो जब कॉलेज आया तब प्रिंसिपल ने ग़ुलाम रसूल से कहा कि हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके बेटे को हम मज़ीद अपने कॉलेज में नहीं रख सकते। यह बात अशरफ के सामने उसने कही। यह सुनकर तो गोया ग़ुलाम रसूल के पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। वो तो अपने बेटे को तालीमी मैदान में आगे देखना चाहता था और यही एक इदारा था जिसकी बदौलत उसका ये ख्वाब पूरा हो सकता था। उसने प्रिंसिपल साहब को कैल करने की बहुत कोशिश की कि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा बेटा बेहतर हो जाएगा, आप फिक्रमंद ना हो, लेकिन उसने कोई बात ना सुनी और कहा कि आप अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकते हैं। अशरफ ने जब अपने बाप को अपने सामने बेबस देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। पता नहीं अशरफ के दिमाग में ऐसा क्या आया, लेकिन जाते वक्त उसने कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि आज तो आप मुझे अपने इदारे से निकाल रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह कल को आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। अशरफ की ये बात सुनकर जहाँ उसका बाप भी हैरान हुआ, वहाँ पर प्रिंसिपल मुस्कुराने लगा और तंज भरे लहजे में कहा, ये तो वक्त बताएगा बेटा कि तुम में इतनी अहलियत है या नहीं। बेहतर यही है कि तुम इस शहर की गंदी नालियाँ साफ़ करो जो कि तुम्हें सूट करता है। तालीम में तरक्की करना और आगे बढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम गाँव की गंदी नाली के एक कीड़े हो जो कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अशरफ अपने बाप के साथ घर वापस आया। आते ही अपनी माँ की गोद में लेट गया और रोक रोक कर माँ से कहने लगा कि माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि बड़ा आदमी बनने के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है क्या? माँ बेटे से कहने लगी कि बेटा, तालीम इंसान को शऊर देती है, लेकिन दौलत मिलना मेहनत और नसीब का भी खेल है। हमने कई ऐसे अनपढ़ दौलतमंद देखे हैं जो एक दिन भी स्कूल नहीं जाते। बेटा, तुझे मायूस होने की ज़रूरत नहीं, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बस एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि कभी अपने ज़मीर का सौदा मत करना, पैसे की खातिर अपने ज़मीर कभी ना बेचना। अशरफ ने अपने बाप से माजरत की कि बाबा, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं तालीम जारी नहीं रख सकता क्योंकि ये शहर है, काफ़ी महंगाई है। यहाँ मेरी तालीम मुकम्मल करने में आप अपनी सारी दौलत लुटा लेंगे। जो ज़मीनें बेचकर इधर आए हैं सारा पैसा मुझ पर लग जाएगा और आपको सपना पूरा नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखें, अगर हो सके तो छोटी सी दुकान बनाकर मुझे दें, मैं मेहनत करने की कोशिश करूंगा। बाप ने बेटी की तालीम से बेजारियत देखी तो छोटी मोटी छाप बनाकर उसे दी ताकि घर में निकम्मा ना पड़ा रहे। कुछ अर्सा दुकान में बैठा रहा, लेकिन यह तजर्बा नाकाम हुआ। ग़ुलाम रसूल बेटे की वजह से सख्त परेशान था तो उसके ने अपने एक दोस्त अयूब से कहा, अयूब
محبوب نے کہا کہ ایک بینک کے سیکورٹی گارڈ کے لیے اسامی آئی ہے، ماہانہ 1000 سیلری ہے، اگر اشرف یہ جاب کرنا چاہتا ہے تو مل سکتی ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ مجبوراً اشرف بینک کی جاب کرنے کا لگا۔ اشرف کے لیے یہ کڑی آزمائش تھی، کیونکہ بینک کے باہر کھڑا ہو کر یہ جاب کرنا بہت مشکل تھا، نہ گرمی دیکھی نہ سردی، بس پورے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی تھی۔ ایک دن بینک سے ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا پیسے نکلوا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا۔ وہ اسے پیسے چھین چکے تھے، لیکن اسے اغوا کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ اشرف نے اپنی جان پر کھیل کر ڈاکوؤں پر فائر کیا۔ ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہوا، جبکہ دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن پیسوں والا تھیلا گاڑی کے اندر رہا اور لڑکے کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ اس لڑکے کا نام ذیشان تھا۔ وہ اشرف کی بہادری سے کافی متاثر ہوا۔ اشرف کی وجہ سے آج اس کی جان بچی، لہذا اس نے اشرف کو انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ 20 لاکھ کا چیک تھا۔ اشرف کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے، لیکن اشرف نے کہا کہ بھائی یہ میرا فرض تھا، میں نے یہ کام پیسوں کے لیے نہیں کیا۔ ذیشان نے اپنے باپ سے کہلوا کر اشرف کو اپنے آفس میں ایک جاب دلوائی، اس کی سیلری بھی کافی زیادہ تھی۔ اشرف اب ذیشان کے باپ کی کمپنی میں جاب کر رہا تھا، مگر اس کی دوستی ذیشان کے ساتھ کافی کلوز ہو چکی تھی۔ ذیشان کو اشرف پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، لہٰذا وہ کہیں بھی جاتا تو اشرف کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ ذیشان اپنے باپ کی دولت پر عیاشی کر رہا تھا، بڑے بڑے کلب میں جاتا اور اس کے علاوہ اسے ٹریولنگ کا بھی بہت شوق تھا، لہذا وہ جہاں بھی جاتا تو اشرف کی موجودگی میں اپنے آپ کو کافی سکور محسوس کرتا۔ ایک دن ایسے ہی اشرف نے ذیشان سے پوچھا کہ تم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، تمہارا باپ کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرتا؟ اس پر ذیشان نے جواب دیا کہ اعتراض تو کرتا ہے، لیکن چونکہ میں اس کا ایک ہی بیٹا ہوں، لہٰذا اگر اپنے باپ کی دولت استعمال نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ میری بہن تو ہر وقت کتابوں میں گم رہتی ہے اور اسے اس قسم کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ذیشان اشرف کو ایک بڑے سے ہوٹل میں لے گیا ڈنر کے لیے، اور کھانا کھانے کے بعد ذیشان نے اشرف سے ایک عجیب بات کہی، جس کو سن کر اشرف کافی حیران ہوا۔ کہنے لگا، اشرف میں تمہیں اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتا ہوں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کو جان سے مارنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس میں تم میری مدد کرو۔ اشرف نے حیران ہو کر پوچھا کہ باپ کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ذیشان نے جواب دیا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے کئی سپنے پورے کرنا چاہتا ہوں اور ان سپنوں میں میرا باپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر تم نے یہ میرا کام کیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہر کام میں تمہیں اپنا پارٹنر بنا لوں گا۔ اشرف نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع چاہیے، مگر یہ تو ایک بہانہ تھا۔ اشرف کبھی ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے ماں کا وہ قول یاد تھا کہ بیٹا کبھی پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا مت کرنا۔ اشرف وہاں سے سیدھا سعود صاحب کے آفس گیا، جو کہ ذیشان کا باپ تھا، اور اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ کا بیٹا آپ کو جان سے مارنا چاہتا ہے اور وہ یہ کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ سعود صاحب نے اشرف سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات کیوں بتائی کہ ذیشان تو تمہارا دوست ہے؟ اشرف نے کہا کہ بے شک وہ میرا دوست ہے، لیکن وہ غلط راستے پر ہے۔ اگر ایک بیٹے کے ہاتھوں باپ کی موت ہو گئی تو یہ میرے ضمیر کی موت ہوگی، کیونکہ میں ایک باپ کو اس بات سے آگاہ نہ کر پایا۔ سعود صاحب نے اپنے بیٹوں کو گرفتار کروایا، یہ سوچ کر کے جیل میں رہے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، مگر چونکہ وہ جیل کا عادی نہیں تھا، بجائے سدھرنے کے، سیدھے راستے پر آنے کے، اس نے اپنی زندگی ہی ختم کر لی۔ جیل کے اندر ہی اس نے خودکشی کر لی۔ کروڑ پتی شخص کی اکلوتی اولاد کا انجام یہ ہوا، اور شاید اسے یہ دولت راس نہ آ سکی۔ سعود صاحب نے اشرف کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا، اپنی بیٹی کی شادی اشرف کے ساتھ کی، اپنے تمام بڑے کاروبار اشرف کے حوالے کیے۔ وہ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ آج کئی سال بعد اشرف کا سامنا اپنے پرنسپل سے ہوا۔ پرنسپل خود اس سے ملنے آفس آیا۔ اس کے کالج میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو جان سے مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کالج ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ پرنسپل صاحب چونکہ صرف تعلیمی ادارہ چلانا ہی جانتے تھے اور کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے تھے۔ پرنسپل صاحب کا ایک بیٹا بے روزگار گلیوں کی خاک چنتا تھا، اور پرنسپل صاحب نے اپنے بیٹے کی سفارش لے کر اشرف کے پاس آیا۔ وہ اشرف سے معافی مانگنے لگا کہ بیٹا ماضی میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ اشرف نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ آپ نے مجھے گندی نالیاں صاف کرنے کا کہا تھا، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے
کہ آپ کے سکول سے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام بھی یہی کیا تھا، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، گندی نالیاں صاف کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں، اور اگر یہ انسان نہ ہو تو ہمارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ میرا ضمیر سلامت رہا اور آج میں اس مقام پر ہوں۔ ناظرین برائے مہربانی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔